हेलो नमस्कार। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को समझने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और एनसीईआरटी में किस प्रकार से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक को ओपन रखिए और देखिए सबसे पहली चर्चा क्या हो रही है। We share this planet with million of other living beings, starting from microorganism and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales। यानी इस प्लानेट को हम कई लाखों करोड़ों जीवों के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि लिविंग बींग्स हैं। और देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे बैक्टीरिया हो गए, लिचन से लेके बनियान ट्रीज, एलिफेंट्स, ब्लू व्हेल्स, ये सारे लोग हमारे साथ, ये सभी जीव जंतु जानवर हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इस प्लानेट को शेयर कर रहे हैं। देखिए लिचन्स, यदि मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लिचन्स के ऊपर क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है। लिचन्स होता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस, यानी एल्गी और फंगस के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं लिचन, राइट। ये है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्या है, दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। देखिए जिस प्लानेट पर या जिस हैबिटेट पर हम रह रहे हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, यानी जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म form a complex web of ecological system in which we are only a part and a very much dependent on the system for our own existence। देखिए इस प्लानेट पर या इस हैबिटेट पर रहने के लिए, राइट, ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम आप देख पा रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ, जीव जंतु पेड़ पौधों के साथ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। यानी एक जानवर पौधे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, राइट, या तो हम जानवरों को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं, राइट। तो हम प्लांट्स या जानवरों पर क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि हम किसके अंदर आते हैं, वी आर ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है हम, यानी अपना खाना स्वयं से नहीं बना पाएंगे, तो हमें तो प्लांट के ऊपर या जानवरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ये चर्चा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। देखिए अब यहाँ पर प्लांट एक जगह, एक ये चर्चा भी हो रही है कि प्लांट क्या रिलीज करते हैं पर्यावरण में, ऑक्सीजन, जिसको आप इनटेक करते हैं, राइट। यानी प्लांट क्या रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, राइट, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है जीवित रहने के लिए। नेक्स्ट है एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्वालिटी ऑफ एयर को, राइट, रिक्रिएट कर रहे हैं, जो कि हम इसको इनटेक करते हैं, ब्रीथ करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड, विदाउट मच वी कैन नॉट सर्वाइव। ये हमने अभी चर्चा कर ली कि इन सारी चीजों के बिना हमारा जीवन एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम जी नहीं पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इस प्लानेट पर। Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all living beings depend। देखिए फॉरेस्ट को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि सब लोगों को ज्यादातर खाना प्रोवाइड करते हैं और ये अपना खाना स्वयं से बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। और ये इसके प्लांट्स किसके अंदर आते हैं, आपके ऑटोट्रॉफिक है ये, यानी जो भी अपना खाना स्वयं से बनाता है उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट्स हैं आपके ऑटोट्रॉफिक, और ये किसी भी चेन में नीचे आते हैं, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इधर आएंगे। इनके माध्यम से बाकी जीव अपना खाना बना पा रहे हैं, राइट, या खा पा रहे हैं, ये चर्चा है। और फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल सिस्टम में, राइट। चलिए नेक्स्ट चर्चा है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। देखिए बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है यहाँ पर, समझिए। बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, स्पीसीज में देखने को मिलेगी, और इन सारी स्पीसीज के अलग अलग फंक्शंस होंगे और अलग अलग फॉर्म होंगी। अलग अलग प्रकार के जानवर आपको देखने को मिलेंगे, जीव जंतु देखने को मिलेंगे, और इनके फंक्शंस भी अलग अलग प्रकार के होंगे। और ये सभी जीव जंतु एक दूसरे से इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका कैक्टस, राइट, कैक्टस को माइस ने खाया, माइस को स्नेक ने खाया, और स्नेक को किसने खाया, हॉक ने खाया। तो देखिए एक दूसरा यहां पर निर्भर कर रहा है ना एक दूसरे के ऊपर, यानी माइस चूहा खा लेगा, चूहे को कौन खा लेगा, स्नेक, स्नेक को कौन खा लेगा, हॉक खा लेगा।
तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, एक तरीके से इंटरडिपेंडेंसी है, राइट। एक दूसरे के ऊपर हमें निर्भर करना ही पड़ेगा इस इकोलॉजिकल सिस्टम में। नेक्स्ट चर्चा है फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। फ्लोरा की जब भी बात हो समझ लेना प्लांट्स की बात हो रही है, और फोना की जब भी बात हो समझ लीजिएगा एनिमल्स की बात हो रही है। तो इंडिया के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स की चर्चा करते हैं। देखिए, इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। आपने ये देखा होगा कि आपके पर्टिकुलर किसी एरिया में एक ही प्रकार के आपको जीव जंतु प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और वो यूनिक होते हैं, वो और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अंडमान निकोबार आइलैंड में जाएंगे, या फिर राजस्थान में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, वहां पर कुछ पर्टिकुलर जीव जंतु ऐसे हो सकते हैं जो आपको बाकी एरियाज में देखने को ना मिले, यूनिकनेस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और दुनिया में एक ऐसा कंट्री है इंडिया जहां पर रिचेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, एंड हैज नियरली 8%, और लगभग दुनिया का 8% जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज हैं या बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, वो कहां पर है, इंडिया के अंदर है। लगभग इनकी संख्या की बात करें तो 1.6 मिलियन, राइट। 1 मिलियन में होते हैं आपके 10 लाख, तो ये हो गया आपका कितने, 16 लाख स्पीसीज आपको देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, राइट। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। और यानी यदि इसकी बात करें तो अभी 2 या 3 गुना तो और स्पीसीज भी डिस्कवर्ड होना बाकी हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। देखिए, हमने क्लास 9th में ही चर्चा करी है, क्लास 9th की एनसीईआरटी की चर्चा में ये बात हुई है, राइट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। You may have realized the importance of these resources in our daily life। देखिए क्या होगा, अब आपकी जो डेली लाइफ है उसमें रिसोर्सेज को एक तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये कितनी जरूरी है। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, इसी क्लास 10th का, राइट। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted। देखिए, ये जितने भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के आपको पेड़ देखने को मिल रहे हैं, एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है और हमारी डेली लाइफ में। बट क्या है, हम इसको बहुत एक ग्रांटेड के रूप में देख लेते हैं, और इनका एक तरीके से बहुत मिस यूज करते हैं या ओवर यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, पर्यावरण के अंदर इनसेंसिटिविटी आ जाती है, जो कि पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डू यू नो वाला सेक्शन, ये जितने भी होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवर 81,000 स्पीसीज ऑफ फोना, यानी प्लांट्स की कितनी, 81,000 स्पीसीज, और 47,000 स्पीसीज आपकी किसकी, ये फोना, सॉरी प्लांट नहीं, फोना मतलब एनिमल, सॉरी फॉर दिस, फोना लिखा हुआ है, मैंने फ्लोरा समझा था, यहाँ पर फोना मेंशन है। यानी 81,000, 81,000 स्पीसीज किसकी है, एनिमल्स की, और 47,000 स्पीसीज किसकी है, प्लांट्स की, फ्लोरा की। फ्लोरा मतलब प्लांट, राइट। चलिए, फाउंड इन दिस कंट्री सो फार ऑफ द एस्टिमेटेड 47,000 प्लांट स्पीसीज, अबाउट 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज आर एंडेमिक इंडिजिनियस टू इंडिया। यानी देखिए, 47,000 प्लांट की ऐसी स्पीसीज हैं और 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज जो सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। एंडेमिक का मतलब क्या है, जो कि सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, इंडिजीनियस हैं ये। नेक्स्ट, some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of mammals are on the threatened list। ये बहुत दुखद सूचना है कि यहां पर चर्चा हो रही है कि 10% फ्लोरा और 20% मैमल्स थ्रेटन लिस्ट में। थ्रेटन लिस्ट में मतलब एक तरीके से खत्म होने की कगार पर हैं ये जीव जंतु हमारे देश के अंदर। मेनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल, और कुछ इनमें से क्रिटिकल केसेस में डाल दिए हैं, यानी कुछ तो ऐसा समझ लीजिए विलुप्त की बिल्कुल कगार पर ही खड़े हुए हैं या विलुप्त हो भी चुके हैं थोड़े बहुत जीव जंतु। दिस इज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक द चीता, पिंक हेडेड। आप देखिए इंडिया में चीता बहुत कम है, राइट। चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट, प्लांट्स लाइक मेडुका इंसिग्निस, राइट। ये एक महुआ की वैरायटी होती है, ये यहाँ पर जो आप टर्म देख रहे हैं मेडुआ इंसिग्निस, राइट। ये सब क्या है, एक तरीके से विलुप्त की कगार पर हैं, ये थ्रेटन लिस्ट में आ चुके हैं, राइट। एंड हुबार्डिया, हैप्टान्यूरोन, ये एक ग्रास की स्पीसीज है। ये सब क्या है, एक तरीके से प्लांट है, राइट। इन फैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, बट एक्चुअली में ये कोई नहीं बता सकता कि कितनी स्पीसीज
अभी गायब हो गई हैं, लॉस्ट हो गई हैं। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स। अभी हम बस उसकी चर्चा करते हैं जो हमें एनिमल या प्लांट्स या ऐसी स्पीसीज जो दिख रही हैं, राइट, और जो एक्सटेंट हो चुकी हैं। बट उनकी कौन बात करेगा? जो छोटे मोटे जानवर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी चर्चा कौन करेगा, राइट? तो वो तो बहुत ज्यादा विलुप्त हो चुके होंगे, लॉस्ट हो चुके होंगे, राइट। और ये होता क्यों है? जब भी स्पीसीज लॉस्ट होती है या एक्सटिंक्ट होती हैं, वो सिर्फ एक तरीके से ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से होती हैं। जो भी आप प्रदूषण कर रहे हैं या पृथ्वी पर ऐसे काम कर रहे हैं जो कि एक तरीके से पृथ्वी के लिए सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, राइट, वो सारी चीजें क्या करेंगी? इस प्रकार की आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। डू यू नो वाला सेक्शन अगेन आ गया। डू यू नो डेट अमंग द लार्जर एनिमल्स इन इंडिया, जो बड़े बड़े एनिमल हैं, जैसे 79 स्पीसीज हैं मैमल्स की, 44 बर्ड्स की और 15 रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगते हैं, जैसे स्नेक, एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रेटन। ये इतनी सारी स्पीसीज क्या है? थ्रेटन लिस्ट में आ गई हैं। ये भी एक तरीके से दुखद सूचना है आपके लिए कि ये प्रजातियां एक तरीके से विलुप्त के कगार पर हैं। नियरली 1500 प्लांट स्पीसीज आर कंसिडर्ड इंडेंजर्ड। ये भी खतरे के निशान पर हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स हैव रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट एट ए रेट ऑफ एस्टिमेटेड टू बी 50 to 100 टाइम्स द एवरेज एक्सपेक्टेड नेचुरल रेट। आप सोचिए कि यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स और वर्टिब्रेट्स एनिमल, वर्टिब्रेट जिनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उनको वर्टिब्रेट एनिमल्स बोला जाता है। ये भैया बहुत तेजी से 50 से 100 गुना की स्पीड से एक तरीके से क्या हो रहे हैं? विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि किस प्रकार से ये प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो इसके इनको बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वैनिशिंग फॉरेस्ट। अब डेफोरेस्टेशन टर्म का यूज हो रहा है। डेफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। द डायमेंशन ऑफ डेफोरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 78.92 मिलियन हेक्टेयर, विच इज मतलब 24% इंडिया के जोग्राफिकल एरिया क्या है? फॉरेस्ट, जिसमें डेंस फॉरेस्ट आपका 12.24% है, ओपन फॉरेस्ट 8.99% एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट, मैनग्रूव फॉरेस्ट आपके ये समुद्र वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, राइट। ये है आपका 0.14%। तो अकॉर्डिंग टू दी, ये 2013 का डाटा, क्या पुराना डाटा है, 2013 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो डेंस फॉरेस्ट है उसका एरिया लगभग 10,098 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, राइट। 1997 से लेके 2013 तक कुछ एरिया हमने बढ़ाया है डेंस फॉरेस्ट का। However, this apparent increase in the forest cover is due to plantation by different agencies। और ये प्लांटेशन करने की वजह से अलग अलग एजेंसी ने जो प्लांटेशन किया है उसकी वजह से क्या देख पा रहे हैं आप कि ये फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। और ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कि किसी भी कंट्री के लगभग 33% हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो कि फॉरेस्ट एरिया के लिए रिजर्व होना चाहिए पूरा। इससे क्या होगा कि एक तो वहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, आपको अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, और पर्यावरण भी उससे क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, साफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अब यहां पर हम कुछ अलग अलग प्रकार की एग्जिस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स की चर्चा करेंगे, अलग अलग स्पीसीज की चर्चा करेंगे। यहां पर एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी ये पर्यावरण में एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि सुरक्षित करने का काम करेगी स्पीसीज को, प्लांट स्पीसीज को और एनिमल स्पीसीज को। एक ऐसी संस्था है ये, राइट। तो इसने स्पीसीज को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहली आपकी नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसकी पॉपुलेशन एक सही मात्रा में है, राइट, जो खतरे के निशान पर नहीं है, जैसे कैटल, गाय, भैंस, ये सब, साल, पाइन, रोडेंट्स, रोडेंट्स होते हैं चूहे वगैरह, है ना। तो बहुत अच्छी मात्रा में ये अभी विलुप्त होने की कगार पे तो है नहीं है, बहुत अच्छी मात्रा में इनकी पॉपुलेशन बहुत ठीक ठाक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो कि खतरे के निशान पर है, एक्सटिंक्ट होने वाली, यानी विलुप्त होने वाली है, इसीलिए इसके लिए हमें थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ते हैं इनकी सुरक्षा के लिए। जैसे द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट, इनका सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यदि नेगेटिव फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे, तो इनकी पॉपुलेशन क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इंडियन वाइल्ड लाइफ, इंडियन राइनो। जैसे अब क्रोकोडाइल बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको चंबल रिवर में,
नदियों में, क्योंकि वहां पर क्या कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा ये सॉइल को निकाल रहे हैं, राइट। बहुत जीव जंतु परेशान होते हैं। उसके बाद ब्लैक बक, टेल, लॉइन टेल मैक्यूस, संघाई, ये एक एंटी डियर है जो कि मणिपुर में पाया जाता है, राइट। अब ये जो स्पीसीज है ना, यूपीएससी में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इन स्पीसीज से कि कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट है, इंडेंजर्ड है, इस प्रकार से। तो आपको ये स्पीसीज के नाम याद रखने पड़ेंगे। और यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो जो भी स्पीसीज आप पढ़ रहे हैं उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल तो आपको याद होने चाहिए। यदि आप अपने आंसर में लिखेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स पाएंगे। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज क्या है? जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन इज डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। यानी आने वाले समय में ये किसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा? ये स्पीसीज इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। यदि इसी प्रकार से नेगेटिव फैक्टर्स रोल प्ले करते रहे। इनके एग्जाम्पल की बात करें, ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन। ये है आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि गंगा में पाई जाती है। और चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, बताइएगा क्या है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राइट। रेयर स्पीसीज की चर्चा करते हैं। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज। यानी ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है तो वो इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में चले जाएंगे यदि उन नेगेटिव फैक्टर अगेन रोल प्ले करते रहे तो। जैसे कि हिमालय ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, राइट। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम मात्रा में है, यदि ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस ऐसे दो सजेशन दीजिए जिससे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, राइट, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। सिर्फ दो सजेशन दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए एंडेमिक स्पीसीज की बात करते हैं। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज। जैसे कि गुजरात में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये कैक्टस वगैरह देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये वहां पर एक पर्टिकुलर प्रजाति देखने को मिल रही है, यूजली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर। तो ये एक तरीके से किससे आइसोलेट हो जाएंगे? या तो नेचर आइसोलेट कर देगा इनको या ज्योग्राफिकल फीचर्स आइसोलेट कर देंगे। जैसे कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड में जाएंगे, वहां पे चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? मैनग्रूव फॉरेस्ट, क्योंकि समुंदर है, उस प्रकार के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, है ना। अब आप जैसे उत्तर प्रदेश में जाएंगे वहां पे तो आपको मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे ना, राइट। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान विद वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्या है? एक तरीके से एंडेमिक स्पीसीज है, यानी ये इसी पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती हैं। जैसे मिथुन की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाएगा। और अंडमान में जो वाइल्ड पिग है, अंडमान का जो वाइल्ड पिग है, वाइल्ड शुअर, वो अंडमान में ही देखने को मिलेगा आपको, राइट। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनको सर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद ये मिली आपको नहीं है, राइट। ये एक तरीके से लॉस्ट हो गई है, गायब हो गई है। और स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, यानी एक पर्टिकुलर एरिया से, रीजन से, आपके देश से, कॉन्टिनेंट से या फिर पूरी पृथ्वी से ये क्या हो गई हैं? गायब हो गई हैं। जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ये अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं। पहले के लोग क्या करते थे? चीता को शिकार किया करते थे, राइट। अब ये है आपका एशियाटिक चीता। और आज की वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे एशियाटिक चीता। देखिए क्या है, वेयर डिड दे गो? द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल, बहुत तेजी से भागता है, बहुत अच्छी स्पीड होती है इसकी। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? एक्टिनोनिक्स जुवेंटस, राइट। एक्टिनोनिक्स जुवेंटस नाम है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड मेंबर है कैट फैमिली का, ये शेरवेर की प्रजातियों का। एंड कैन मूव एट दिस 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। लेपर्ड और चीता है ना, थोड़ा सा अलग अलग है, याद रखना। चीता थोड़ा अलग है, लेपर्ड अलग है। इनके अंदर ये आप जो देख रहे हैं ना, ये चित्ते टाइप के, इससे हम कैटेगराइज कर लेते हैं, थोड़ी शक्ल से भी कैटेगराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आईज टू माउथ। यही हम चर्चा कर रहे हैं इसकी। इसी प्रकार से आप इनकी आईज पर, नोज, ये अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। प्रायर टू दी 20th सेंचुरी की यदि हम बात करें, चीता वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अफ्रीका। अभी भी चीता अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं आपके अफ्रीका और एशिया के अंदर। टुडे द एशियाटिक चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट।
जो एशिया में चीता पाया जाता है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, इसमें इंडिया, चाइना, बहुत सारे देश आते हैं, है ना। तो एक ऐसा देश है, सॉरी, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो टुडे द एशिया चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। देखिए, इनकी एक तरीके से प्रजाति विलुप्त हो गई। कम क्यों हो गई? एक तरीके से इसलिए हो गई कि बहुत से लोग शिकार कर लेते हैं, या फिर जो हम पर्यावरण में एक तरीके से प्रदूषण फैला रहे हैं, या फिर इनका शिकार करके मार रहे हैं, राइट। इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, राइट। यानी इनको जबरदस्ती किडनैप विडनैप करके, मतलब बेहोश करके इनकी खाल को बेचना, ये सारे काम करेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, राइट। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और यार, प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कलीग्स, है ना, या जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको, या 10th में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।